तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राजनीतिक चाल की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहायक संधि की। एक ऐसी रणनीति जो जितनी जीनियस थी उतने ही घातक भी। एक पूरे साम्राज्य को जीतना, और वो भी बिना कोई बड़ी जंग लड़े, सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, और उन्हें जवाब मिला भी, एक ऐसी पॉलिसी के रूप में जिसने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। आइए जरा गहराई से समझते हैं इसे। अब देखिए, सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा। ये जानना जरूरी है कि आखिर अंग्रेजों के सामने वो कौन सी बड़ी मुश्किलें थी, वो कौन से खतरे थे जिनका हल वे ढूंढ रहे थे। तो कंपनी के सामने असल में दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। एक तरफ तो थे उनके सबसे बड़े यूरोपियन दुश्मन फ्रांसीसी। नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था और अंग्रेजों को यह डर था कि फ्रांसीसी कहीं टीपू सुल्तान जैसे ताकतवर भारतीय राजाओं के साथ मिल न जाए। और दूसरी तरफ था पैसों का बोझ। इतनी बड़ी सेना को बनाए रखना, उसे संभालना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खर्चीला होता जा रहा था। तो उन्हें एक ऐसा हल चाहिए था, एक ऐसा तीर जो एक ही बार में ये दोनों निशाने लगा दे। तो इसी मुश्किल हालात में एंट्री होती है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की और उनके मास्टर स्ट्रोक की। एक ऐसा राजनीतिक दाव जिसे हम आज सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानते हैं। अब ये सहायक संधि थी क्या? देखिए, ऊपर ऊपर से तो ये एक दोस्ती का हाथ था, एक सुरक्षा का वादा था। अंग्रेज भारतीय रियासतों से कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बस आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। लेकिन असल में इस समझौते की हर एक शर्त इतनी चालाकी से बनाई गई थी कि धीरे धीरे सारी की सारी पावर भारतीय शासकों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों की मुट्ठी में चली जाए। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय शासकों को क्या-क्या करना पड़ता था। पहला, उन्हें अंग्रेजों को सबसे बड़ी ताकत मानना था। दूसरा, और यह बहुत जरूरी है, उन्हें अपनी रियासत में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी होती थी और उसका पूरा खर्च भी खुद ही उठाना होता था। तीसरा, उनके दरबार में एक ब्रिटिश अफसर रहेगा जिसे रेजिडेंट कहते थे। चौथा, वो किसी भी दूसरे राज्य से सीधे बात नहीं कर सकते थे, हर चीज के लिए अंग्रेजों से पूछना पड़ता। और आखिर में उन्हें अपनी नौकरी से बाकी सभी यूरोपियों को निकालना पड़ता था। जरा सोचिए, हर शर्त शासक की ताकत को कैसे धीरे धीरे खत्म कर रही थी। और यहां इस सौदे का असली चेहरा सामने आता है। वादा क्या था? वादा था कि हम आपको बाहरी हमलों और अंदरूनी बगावत दोनों से बचाएंगे। हम आपके राजकाज में कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि अगर कोई राजा सेना का खर्चा देने में जरा भी चूका तो सजा के तौर पर उसके राज्य का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया जाता था। तो एक तरफ था एक खोखला वादा और दूसरी तरफ थी जमीन हड़पने की सीधी धमकी। तो सवाल ये उठता है कि जब भारतीय रियासतों ने ये सौदा मान लिया तो हुआ क्या? इसका असर कैसा रहा? इसका अंजाम बहुत तेजी से और बहुत साफ तौर पर सामने आने लगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक के बाद एक रियासतें इस जाल में फंसती चली गईं। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने ये संधि साइन की। फिर 1799 में टीपू सुल्तान की हार के बाद मैसूर को इसमें शामिल कर लिया गया। 1801 में अवध के नवाब पर दबाव बनाया गया और फिर 1802 से 1804 के बीच पेशवा, भोंसले, सिंधिया जैसी बड़ी बड़ी मराठा ताकतें भी इसके आगे झुक गईं। और 1818 तक आते आते जोधपुर, जयपुर जैसी राजपूत रियासतों ने भी अंग्रेजों की हुकूमत मान ली। सोचिए, सिर्फ 2 दशकों में बिना कोई बड़ी जंग लड़े अंग्रेजों ने भारत के इतने बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। लेकिन इस सुरक्षा की असली कीमत कौन चुका रहा था? भारतीय रियासतें। और ये कीमत बहुत बहुत भारी थी। सबसे पहले तो राजा बस नाम के राजा रह गए, एक तरह से कठपुतली बन गए, क्योंकि अब उन्हें बगावत का डर नहीं था तो शासन में भ्रष्टाचार और लापरवाही बढ़ गई। दूसरा, सेना का भारी खर्च चुकाते चुकाते राज्यों के खजाने खाली हो गए और इसका सारा बोझ आम किसानों पर टैक्स के रूप में डाल दिया गया। फिर जब राजाओं ने अपनी सेनाएं भंग की तो लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए। इनमें से कई बेचारे पेट भरने के लिए लुटेरे बन गए, जिससे हर तरफ अराजकता फैल गई। और आखिर में जो ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में बैठा था वही असल में पूरे राज्य का शासक बन गया। एक बात इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बयान करती है कि शासक सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था, जिसके पास बस अपना शाही टाइटल था। सारी असली ताकत तो ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में आ चुकी थी।
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई राजा अपने ही महल में एक सोने के पिंजरे में कैद हो, शक्तिहीन और पूरी तरह से बेबस। तो आखिर में हिसाब लगाकर देखते हैं, इस पूरी संधि से असली फायदा आखिर किसे हुआ? और इसका जवाब आईने की तरह साफ है। ये एक पूरी तरह से एक तरफा सौदा था। एक तरफ अंग्रेजों को देखिए, उन्हें दूसरों के खर्चे पर एक बहुत बड़ी सेना मिल गई। वो बड़े बड़े इलाकों को बिना सीधे शासन किए कंट्रोल करने लगे। फ्रांसीसी खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया, और जब भी कोई राजा पैसे नहीं दे पाता तो वो उसकी जमीन हड़प कर अपना साम्राज्य और बड़ा कर लेते। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राज्यों को क्या मिला? उनकी आज़ादी और संप्रभुता पूरी तरह खत्म हो गई। वो आर्थिक रूप से कंगाल हो गए, प्रजा का शोषण बढ़ता गया और उनका अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिखर गया। तो ये साफ है, सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और भारतीय रियासतों के लिए एक विनाशकारी हार। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सहायक संधि वाकई सुरक्षा का एक प्रस्ताव था, या फिर ये गुलामी की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी थी? एक ऐसा हथियार जिसे कागज और कलम से चलाया गया, तलवार से भी ज्यादा घातक।